कहानी की शुरुआत इलियट और उसकी बेटी रिडले से होती है। वे अपने बॉस ओडेल के घर जा रहे होते हैं, जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। ओडेल चाहता है कि इलियट उनके बाद कंपनी का उपाध्यक्ष बने, इसलिए इलियट बहुत खुश है। रास्ते में देर हो जाने के कारण ओडेल का फोन आता है और वो गुस्से में होता है। इसी बीच इलियट को छींक आने लगती है क्योंकि उसे धूल से एलर्जी होती है। उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक कार से टकरा जाती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने एक छोटे से गैंडे यानी यूनिकॉर्न को टक्कर मारी है, जो बहुत दर्द में है। तभी रिडले गैंडे के चमकते हुए सींग को छूती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। यह सब अनुभव कर ही रही होती है कि तभी उसका पिता इलियट गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उस गैंडे को मार देता है। रिडले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानते। फिर वे दोनों उस गैंडे के शरीर को भी साथ ले जाने का निश्चय करते हैं ताकि किसी को पता न चले। बाद में वे ओडेल के घर पहुंचते हैं। वहाँ ओडेल इलियट से कहता है कि उनसे अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और अब कंपनी को संभालने के लिए इलियट को चुनना चाहता है। फिर इलियट उसे बिजनेस से जुड़े कुछ प्रस्ताव देता है, लेकिन ओडेल तुरंत दस्तखत नहीं करता। वह कहता है कि अभी वह इलियट और उसकी बेटी को और अच्छे से जानना चाहता है। उसी समय रिडले अपने चेहरे पर ध्यान देती है और देखती है कि उसके सारे मुहासे गायब हो गए हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। उसे लगता है कि ये चेंजेस गैंडे के खून की वजह से हुआ है, जिससे वह दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। लेकिन इलियट मना कर देता है क्योंकि ओडेल उनके साथ समय बिताना चाहता है। तभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं कि इलियट की कार की खिड़की टूटी हुई है और वही गैंडा जिसे मरा समझा गया था बाहर निकल आया है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गार्ड डर कर उसे गोली मार देता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि यह आखिर है क्या। रिडले कहती है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह तो साफ तौर पर एक बेबी यूनिकॉर्न है। अब इलियट को लगता है कि बात छिपाना सही नहीं, तो वह सब कुछ ओडेल को बता देता है कि कैसे उनकी गाड़ी से यह गैंडा टकराया था। रिडले फिर बताती है कि कैसे यूनिकॉर्न के खून से उसके चेहरे के मुहासे ठीक हो गए। इलियट को भी याद आता है कि उसकी एलर्जी और समस्या भी खत्म हो गई है। फिर रात में इलियट रिडले से मिलने आता है, जो बहुत परेशान बैठी होती है। वह उससे पूछता है कि जब उसने यूनिकॉर्न का सींग पकड़ा था तो क्या फील किया था। रिडले बताती है कि उसे गैंडे से एक गहरा जुड़ाव सा फील हुआ था और अब उसे लगने लगा है कि इस गैंडे को ओडेल के परिवार के पास देना एक गलती है, क्योंकि वे लोग बहुत लालची हैं। फिर रिडले तय करती है कि वह इस यूनिकॉर्न को आजाद करवाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे। जब रिडले ने अपने पिता इलियट से कहा कि उन्हें यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए, तो इलियट ने उसकी बात साफ मना कर दी। उसने रिडले को धमकी तक दी कि अगर वह ऐसी बात दोबारा सोचे भी तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। इलियट की इस स्वार्थी सोच को देखकर रिडले बहुत गुस्से में आ गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। गुस्से और उदासी में वह अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखने लगी। तभी उसे अपनी माँ की एक तस्वीर के पीछे यूनिकॉर्न की एक रहस्यमयी तस्वीर दिखाई दी। इससे उसे इस बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई और उसने यूनिकॉर्न के इतिहास की खोज शुरू कर दी। इतिहास पढ़ते हुए रिडले को पता चला कि सैकड़ों साल पहले कई राजा और शिकारी यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सिर्फ एक दयालु लड़की के जरिए ही यूनिकॉर्न को मारा जा सका था। उस गैंडे को मारकर उसे एक महल में कैद कर लिया गया और उसे शाही गुलाम बना दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनिकॉर्न की कहानियां बदलने लगी। अब इन्हें चमत्कारी प्राणी नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस के रूप में दिखाया जाने लगा। इतिहास जानने के बाद रिडले सो गई। फिर रात में उसे बहुत डरावने सपने आए, काले जंगलों में खो जाने जैसे। अगली सुबह जब वह और इलियट उठे तो उन्हें साइंटिस्टों के द्वारा एक टेस्ट के लिए ले जाया गया, क्योंकि उनके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था और डॉक्टर यह देखना चाहते थे कि इससे उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ओडेल ने अपने घर में एक पूरी विज्ञान की प्रयोगशाला बना रखी थी, जहाँ उस यूनिकॉर्न पर भी टेस्ट किए जा रहे थे। वहाँ का स्पेशल वैज्ञानिक डॉक्टर सॉन्ग ने सबके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उसने बताया कि यूनिकॉर्न के खून और सींग में चमत्कारी शक्तियां हैं, यह किसी को भी ठीक कर सकता है। फिर डॉ भाटिया ने बताया कि यूनिकॉर्न के सींग से बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकल रहे हैं, जो किसी एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसका कॉन्फर्मेशन करने के लिए और स्टडी की जरूरत थी, जिसे ओडेल और उसके बेटे ने अनुमति दे दी। जब यह साबित हो गया कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, तो इसका पहला प्रयोग ओडेल पर किया गया। वह कैंसर की आखिरी स्टेज पर था, इसीलिए अगर कुछ गलत भी हो जाता तो उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चमत्कार हो गया। ओडेल को किसी तरह का दर्द नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगी, जिससे वह खुश होकर इलियट को धन्यवाद देता है और उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेता है। इसी बीच ओडेल का बेटा देखता है कि रिडले अब भी यूनिकॉर्न के इतिहास को पढ़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ओडेल खुद आता है और डॉ सॉन्ग से कहता है कि यूनिकॉर्न को हेड ऑफिस ले जाया जाए ताकि और टेस्ट किए जा सके। डॉ सॉन्ग उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न की कोशिकाओं की नकल नहीं की जा सकती। इस पर ओडेल की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका प्रचार करेंगे। जब चीज कम होती है तो उसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। इधर रिडले सबको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा करना गलत है, लेकिन सब अपने नए प्रोडक्ट और मुनाफे के प्लान्स में व्यस्त थे। कई लोग तो
यूनिकॉर्न के खून को पी भी रहे थे, जिससे उन्हें ताकत मिल रही थी। रिडले अब चुप नहीं रह पाई। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें बताया कि 1000 साल पहले जब भी किसी ने यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। उसने वार्निंग देते हुए कहा कि हमें इसे आजाद कर देना चाहिए, लेकिन सबने उसकी बातों को मजाक बना दिया और ओडेल ने गुस्से से इलियट की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम अपनी बेटी को कुछ नहीं कहोगे। रिडले को अब यकीन हो गया कि ये लोग पूरी तरह लालच के गुलाम हो चुके हैं। वह अपने पिता को भी समझाती है, लेकिन वह साथ जाने को तैयार नहीं होता। गुस्से और दुख में रिडले अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। तभी वह आकाश में कुछ अजीब और चमकदार रोशनियां देखती है, जैसे कुछ बड़ा और रहस्यमयी होने वाला हो। इधर ओडेल ने गेंडे यानी यूनिकॉर्न को सुरक्षित रूप से अपने हेड ऑफिस ले जाने के लिए एक खास सुरंग बनवाई थी, जो बाहर की नजरों से छुपी हुई थी। डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया उस यूनिकॉर्न को सुरंग से बाहर निकाल ही रहे थे कि उनकी वैज्ञानिक मशीनें अचानक कुछ अजीब सिग्नल देने लगी। यूनिकॉर्न के सींगों से निकलने वाली बायो इलेक्ट्रिक तरंगे अचानक बहुत तेज हो गईं, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वहाँ पूरी जगह की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद हो गए। ओडेल ने इलियट को भेजा कि जाकर देखो आखिर क्या हुआ है। जब इलियट सुरंग के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ है। सुरंग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वहाँ डॉक्टर सॉन्ग का शरीर पड़ा था और उसके सीने में गेंडे का बड़ा और चमकता हुआ सींग धसा हुआ था। सुरंग के अंदर अंधेरे में इलियट को एक बहुत बड़ा गेंडा दिखाई दिया, जो गुर्राता हुआ खड़ा था। बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड्स ने जान बचाने के लिए उस गेंडे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर एक कार के पास वह गेंडा रिडले पर भी हमला करने ही वाला था, लेकिन इलियट तुरंत दौड़कर अपनी बेटी को वहां से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अब वह गेंडा इलियट पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन रिडले ने अपने पिता से भागने को कहा और खुद उस गेंडे का ध्यान भटकाने लगी। जब वह गेंडा रिडले के पास आया तो रिडले को लगा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसे ही वह और करीब आया उसका सींग चमकने लगा। यह एक रहस्यमय पल था, पर उससे पहले कि रिडले कुछ समझ पाती, गार्ड्स ने उस पर गोलियां चला दी। इससे गेंडा घायल हो गया और वहां से भाग गया। जमीन पर उसका खून फैला था, जिससे सबको पता चल गया कि वह घायल हो चुका है। अब इसके आगे की कहानी हम दूसरे भाग में देखेंगे, और यदि यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की नई नई कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।